अच्छा जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? लेंस तक किया था, और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने उसके अंदर? क्या पढ़ा था? नहीं पढ़ा, क्या क्या था टॉपिक्स? उसके अंदर भी सब टॉपिक्स पढ़े थे ना हम लोगों ने? क्या क्या पढ़े थे? लिंक करना पेजेस को, मल्टीपल पेजेस को किस तरह लिंक करते हैं, और यूआरएल वाली पेज, ठीक है। और क्या पढ़ा था? नेस्टेड फोल्डर्स की जो हम लोगों ने पूरी चीज़ देखी थी, स्ट्रक्चर। और टारगेट एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने देखा था, और और क्या देखा था? मेल टू हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, इमेजेस का, सही है। अच्छा, असाइनमेंट आप लोग को अपलोड करना था, लेकिन कल ज़रा मैं आरटीसीएन में मशरूफ था, सही है। और मसरूफियात भी ऐसी थी कि समझो शाम मुझे वहीं पे हो गई। तो इस वजह से जो है मैं असाइनमेंट अपलोड नहीं कर सका, ठीक है। मैं भूल गया था। तो आप में से कोई एक जो है ना, काम ये करना, तकरीबन 4 बजे से पहले पहले मुझे एक मैसेज डाल के रिमाइंडर डाल दें, ठीक है। ग्रुप में ही कर देना अगर नोट में हो सके तो, ठीक है। और मैंने कहा था डिस्कशन का ग्रुप बना देना, ठीक है। तो मैं अभी बना देता हूँ जल्दी से, और मैं यहाँ पे लिंक उसकी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी इसमें ऐड हो जाओ। क्योंकि उस ग्रुप को सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए रखा जाएगा, तो वो थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए ओपन होता है, फिर बंद हो जाएगा वो, सही है। जब तक स्टार्ट हो रहा है, हम लोग फटाफट सेटअप कर लेते हैं। इंडेक्स डॉट HTML, सही है, सबको नजर आ रहा है? ठीक है जी। ये फटाफट से आप लोग क्या कर लो, उसको स्कैन कर लो।
कर लिया, सबने कर लिया। हम्म, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है? तो वो तो होगा अंधेरे की वजह से। आप थोड़ा सा आगे पीछे आके सो कर लो। एक पिक्चर ले ले, एक रॉ वाला, और उस रॉ में सबको जाना, सबको दिखा दे तो सब स्कैन कर लेंगे। ये लिंक मैं दूसरे वाले ग्रुप में शेयर कर सकता था, लेकिन मैंने खुद इसलिए नहीं करा, इजाज़त नहीं है, सही है, क्योंकि सलानी कहता है उनका जो ग्रुप है सिर्फ उसी में जो है ना रखा जाए। तो ये होता है कि वो तो हम क्लोज कर देते हैं डिस्कशन वगैरह की वजह से, तो फिर डिस्कशन हो नहीं पाता है। और बनाने से जो मना किया उसका रीज़न ये है कि बच्चे इस पर लड़ते हैं, फजूल की पॉलिटिक्स पे लड़ जाते हैं, तो कोई इमरान खान, तो कोई यूँ, तो कोई यूँ। तो ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी ये चीज़ कि डिस्कशन ग्रुप का मकसद सिर्फ काम से रिलेटेड है। हाँ, थोड़ा मीम से रिलेटेड कुछ फनी चीज़ें आप लोग काम से रिलेटेड भेज सकते हो, उसकी लिमिट, उसमें कोई चीज़ें का इशू नहीं है। अच्छा, मैं खुद भेज रहा होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फजूल चीज़ों में इस्तेमाल करो, रिलीजियस और पॉलिटिकल इश्यूज में, ठीक है। काम से कोई चीज़ बनाई गई है काम के मुताबिक, तो सिर्फ काम में इस्तेमाल की जाए। सब ऐड हो गए? जो नहीं हुआ पिक्चर खींच ले, बाद में ऐड हो जाएगी, ठीक है। आगे चले। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर था कौन सा था? इमेजेस का, ठीक है। असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भेज दूंगा, बस आप लोग मुझे रिमाइंडर डाल देना 4 बजे से पहले पहले, ठीक है। 3 बजे के बाद, 4 बजे के पहले पहले ग्रुप में मुझे बस मेंशन कर देना, ठीक है, असाइनमेंट रिलेटेड, तो फिर मैं जो है देख लूंगा। पर्सनल मुझे कोई मैसेज मत करो प्लीज, बहुत है मेरे मैसेज है बहुत। अगर आपको दिखाऊँ ना भी, फिर है कि मैं लोग भी देख नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ आप नहीं हो उसमें, मतलब आप भी मेरे पैसा बोलोगे सर आप हमारे साथ जुलूम करते हैं, नहीं भाई, और लोग भी हैं। कहाँ चलता है वो रीड वाला? इस यार में, अच्छा हाँ, इन्होंने याद डाल दिया, सही है, पहले नहीं था। तो ये देखो ना, इतने सारे हैं लोगों को, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी ये इतने सारे लोग हैं, किस किस को रिप्लाई देना पड़ेगा वरना। छोड़ो इनको। ग्रुप भी है इसके अंदर, पर्सनल भी है, सही है। ये देखो फ्री हो गया, अरे भाई तू पारेगा, हम थोड़ी है। तो मुझे सिर्फ आप ग्रुप में मेंशन कर देना, तो मैं देख लूंगा, उसमें रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इमेजेस का, चैप्टर 5। इसमें हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह इमेजेस वगैरह सारी चीज़ें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास, ये आप लोग देख ही होगा ऑलरेडी, किस तरह हम लोग, हमारे पास वेबसाइट में इमेजेस ऑलरेडी होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इमेज का टैग है, ठीक है। उसका लिखने का यहाँ पे उन्होंने तरीका डिफाइन किया हुआ है। हम जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें लिख देते हैं IMG, ठीक है। IMG इमेज का क्या है? एक टैग है, एलिमेंट है, ठीक है। उस पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ साथ हमें दो एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास है SRC और ALT ऑल्ट, सही है। तो ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें से ये वाला जो एट्रीब्यूट्स है, ये बेसिकली हर किसी के पास में होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कॉमन और स्पेशल वाले। तो ये इस वक्त IMG यानी इमेज के साथ है, और लोगों के साथ भी होता है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। यानी कि अगर मैं इसको बॉडी पे दिखाऊं, या आपने H1 में देखा हो उसको, H2 में देखा हो, या P टैग में देखा हो, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट क्या है? ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए होता है जहाँ पे लिंक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, या सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो उसका पर्पज सोर्स ही है। इसमें आप, ये आपको नजर आ जाएगा वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो एक सोर्स है। वॉइस के अंदर आ जाएगा, वॉइस एक सोर्स है। तो ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, गो लाइव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, ग्रेट।
सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ भी लिंक करने के लिए, कुछ इमेजेस को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोर्स से मुराद क्या होता है? सोर्स को अगर इंग्लिश का वर्ड है ना सोर्स, को उससे क्या मुराद है? किसी सोर्स से डाटा उठाया, आपने सुना होगा ना कि यार ये सोर्स से डाटा उठाया हम लोगों ने, सही है। तो वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर हो रहा है, सही है, कहीं ना कहीं से। तो उस चीज को ये लोग सोर्स कह रहा है कि इस सोर्स से जो है ना मैंने पता करवाया कि जो है ना ये चीज हो जाएगी, ये XYZ इस तरह नहीं होगा। ठीक है, तो सोर्स से मुराद यहाँ पे ये। अच्छा, अब यहाँ पे SRC यानी सोर्स के अंदर मेनली हम लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं या इमेजेस का डाटा। अब इमेजेस का डाटा किस तरह होता है पहले चीज को देखते हैं। ठीक है, पहली चीज हम देखेंगे इमेजेस के अंदर है क्या क्या चीज। एक हमारे पास क्या है, सोर्स है, और दूसरा ऑल्ट। अब इसके आगे हम जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता देंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ कॉमन होते हैं और कुछ इसके अपने होते हैं, सही है। तो आपको उसमें टाइटल भी मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, भरपूर है यहाँ, सही है। फिलहाल जो जो हमारी चीजें काम की होगी ना हम उन चीजों को देखते जाएंगे। ठीक है, जो बाकी काम की चीजें नहीं है उनको नहीं देखेंगे। अब SRC सोर्स इस तरह का है, समझ लो काइंड ऑफ HREF है, सही है। जिस तरह हम लोगों ने एंकर टैग के अंदर देखा था, तो हमारे पास क्या था, HREF, सही है। HREF यानी कि एक रेफरेंस मांग रहा था वो आपसे किसी भी चीज का, कि आप यहाँ पे किस चीज को ऐड करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो। इसी तरह यहाँ पे क्या है, SRC यानी सोर्स है कि आप यहाँ पे किस तरह का डाटा ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कर्स करो, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस, सही है। स्पेस पे मैं एंटर कर दूंगा और इमेजेस के अंदर आ जाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आ रही है ना। अब फर्स्ट करो मुझे यार इमेज लगानी है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा और कॉपी इमेज, एड्रेस पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पर जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। कॉपी हुआ नहीं है, कॉपी इमेज एड्रेस, सॉरी। तो ये एक आपके पास पूरा एक एड्रेस आ रहा है इसका, इमेज का, सही है। कि यहाँ से ये इमेज उठाई गई है और यहाँ पे रखी गई है। एक हमारे पास है कॉपी लिंक एड्रेस, एक मैं इसको भी कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक ये आ गई आपके पास इमेज। ठीक है, तो ये क्या है, एड्रेसेस है। अब एड्रेस क्या होता है, सबको पता है ये बात। एड्रेस क्या होता है, पता, कोई लोकेशन, कोई ना कोई जगह जहाँ से डाटा को उठाया जा रहा है। तो ये इमेजेस जहाँ अपलोड की गई हैं सर्वर्स पर, जिन डाटा पहले वहां से हम क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, गेट कर रहे हैं, सही है। अब जैसे फर्ज करो मैं यहाँ से करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो यहाँ पे ये इमेज खुल गई, सही है। तो अब ये इसका क्या है, एड्रेस है, सही है। अब एड्रेस जैसे हम लोगों ने ये सिंपल कॉपी किया ना, बी HTTPS इंक्रिप्टेड, और क्या लिखा हुआ है tbn0gstatic.com, ये एक डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर में जो है ना सारा डाटा सेव किया गया, और ये इमेजेस का IDs वगैरह है, यानी कि उसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये सारा डाटा किस पे सेव है, सर्वर पर, तो ये मतलब सर्वर पर डेटाबेस में है लेकिन थ्रू सर्वर के आ रहा है ना ये। ठीक है, तो ये किसी ना किसी सर्वर के बेस पे आपको मिल रहा है। अच्छा, अब ये हमें अगर अपनी वेबसाइट पे दिखाना है तो किस तरह दिखाएंगे। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, आज हम कमेंट देखेंगे, थोड़ा सा कमेंट होगा क्या है इसी बारे में। और इसको कर दूंगा कॉपी, और SRC के अंदर कर दूंगा पेस्ट। इसको पेस्ट किया मैंने सिर्फ इस एड्रेस को, तो आप इसको कॉपी करो और SRC के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊंगा अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो मेरे पास इमेज आ चुकी है, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो ये ऑल्ट का क्या है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस इमेज, ठीक है, ऑल्ट से क्या मुराद है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि अगर ये चीज ना हो तो हम ये चीज दिखा दें, है ना, सही है ना। ठीक है, अच्छा, अब मैं सिर्फ एक गलती कर देता हूँ, इस एस को नहीं लिखता, है ना। अब इस सिर्फ एस ना लिखने की वजह से कोई इशू आएगा, आएगा ना, तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक अलग चीज है। ठीक है, एड्रेस जो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है ना वो ये है, वो आपका ये चीज है, एंड है ना,
ये एंड के बाद वाली क्या चीज़ है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ें खराब होती हैं वो होती है इन चीज़ों में। ठीक है, यूआरएल्स के अंदर आपने एंड देखा होगा, आपने इस तरह का क्वेश्चन मार्क करके देखा होगा। ठीक है, इनका स्पेसिफिक पर्पस डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसा हटा दूँ फर्क पड़ेगा? तो पढ़ना चाहिए ना इसको, तो पढ़ना चाहिए इसको। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? हम्म, इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस ही होना चाहिए, इमेज नहीं होना चाहिए इसको। तो जरा इसको देखते हैं अभी जरा क्या मसला है इसका। HTTPS गेटवे आ गया, इमेजेस स्लैश इमेजेस, अगर मैं इसको इमेज कर रहा हूँ तो मसला तो आना चाहिए। हाँ सकते हैं, दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं, सकता है कि काम हो। नहीं, ये इमेज का यूआरएल आ तो है, इमेज पे भी उठा रहा है, तो इन्होंने शायद इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई है, यानी अगर कोई इमेज डाले तो भी वो इमेजेस ही उठा रहा है, और आप इमेजेस डाले तो भी इमेजेस उठा रहा है। तो एक काम ये करता है, गड़बड़ कर देता है यहाँ पे, 9 है ना ये, देखा अब चला गया ये। ओके, अब उसको एड्रेस नहीं मिला। सही है भाई। तो बेसिकली उन्होंने ना आपके पीछे अपने पास लॉजिक में उन्होंने इस तरह रखा होगा कि कोई इमेजेस डाले या इमेज डाले, तो उसका काम ये है कि सिर्फ इमेज दिखाना ही दिखाना। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इंसान गलती कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा जी, तो अब ये हमारी एक बॉडी, सही है, ये मैंने बताया था ना आप लोगों को इस बारे में, इस एलिमेंट के बारे में बताया था ना मैंने। नो वाले कौन थे ये? वो आए नहीं होंगे फिर। अच्छा, एच रफ तो हमारे पास है ही। दूसरा हमारे पास इमेजेस का डाटा आ रहा है। ठीक है, और इमेजेस के अंदर हम लोग अगर इस यूआरएल पे जा रहे हैं, हमारे पास अगर मैं इस पर डायरेक्ट जाता हूँ तो देखो कोई इमेजेस नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि ये गलत यूआरएल है ना, तभी आपको इमेज नहीं दिखा रहा। लेकिन ये जो ऑल्ट होता है ना, ये यूज किया जाता है इसके ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक आती है इमेज छोटी सी, पता नहीं अभी आ क्यों नहीं रही है। सही है, तो यहाँ पे आती है एक छोटी सी, आपने देखा होगा अक्सर नेट लोड नहीं देता तो एक अजीब सी इमेज दिखा रहा होता है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ऑल्ट इमेजेस, नहीं, क्रैश, कुछ और ही आ गया, क्रैश इमेज, समझ नहीं पा रहा है क्या लिखेंगे उसको। इमेज टैग, इमेज टैग मिसिंग, मिसिंग एसआरसी। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं, लेकिन आना चाहिए था उसको, खराब इमेज को। ये वाली आ गई ना, इस तरह की इमेज हमारे पास आती है जब हमारे पास इमेज नहीं होती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा अक्सर अजीब सी आती होगी। ठीक है, तो उसका रीज़न एक दो चीज़ें होती हैं, एक या तो आपकी इमेज सही से लोड नहीं हुई है, ठीक है, आपके इंटरनेट का इशू है। दूसरा ये है कि आपका यूआरएल गलत है, जो कि अभी हमारा गलत है, तो उसको हमें दिखाना चाहिए था ये ऑल्ट वाला। तो ये आपके पास जो इमेज लिखा हुआ आ रहा है ना, वो ये ऑल्टरनेटिव होता है। ठीक है, जिसमें आप दिखा देते हो कि भाई अगर मेरी इमेज नहीं लोड हो पाए या कुछ भी इशू आ जाए, तो आप एटलीस्ट ये टेक्स्ट दिखा दो ताकि उसको पता चल जाए इमेज किस पर्पज के लिए है, इमेज का टाइटल क्या है, इमेज है क्या बेसिकली। सही है, तो इमेज को इसलिए यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे दोबारा इसका 9 डाल देता हूँ ताकि ये इमेज लोड ले ले। ठीक है, आ गई इमेज। अच्छा, अब ये है इमेज का एक्चुअल साइज जो कि यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे तो ये जो यहाँ पे चल गई वन चीज, तो यहाँ पे एक साइज लिखा होता है, देखा आप लोगों ने अक्सर
ये इमेजेस के साइज होते हैं कि आपकी इमेज का साइज क्या है, कितने पिक्सल्स पे डिपेंडेंट है, सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। तो ये इमेज का एक्चुअल साइज है, क्योंकि मैंने अभी इसको 100% पे रखा हुआ है। अब मैं ज़्यादा जूम कर दूंगा तो अलग बात है, लेकिन मैं इसको 100% पे दिखाऊँ तो ये इसका एक्चुअल साइज है। ठीक है, एसआरसी के अंदर हम लोगों ने डाल दिया क्या, लिंक, कौन सी इमेज थी, और दूसरा आगे हम लोगों ने क्या डाल दिया, इसका ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास इमेजेस को सेट करने के लिए चीज़ें होती हैं विड्थ और हाइट। सही है, दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। विड्थ और हाइट का सबको पता होगा, है ना। विड्थ क्या होती है, इसकी चौड़ाई। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी जो लंबाई है, ये क्या कहती है, हाइट। ठीक है, अभी विड्थ हमारे पास कोई डिफाइन नहीं है, अभी ये अपने हिसाब से चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्ज करो 200। ठीक है, तो अब ये 200 किस हिसाब से आ रहा है, पिक्सल के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो उसने 200 पिक्सल के हिसाब से दिखा दिया भाई, ये इसकी विड्थ है। अब मैं इसकी हाइट कर दूँ ऐसे 700, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, खिंच गया। मैं अगर इसको भी 700 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पिक्चर बिल्कुल स्क्वायर शेप के अंदर आ रही है। ठीक है, तो पिक्चर्स को विड्थ और हाइट से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसकी विड्थ और हाइट। अब ये पिक्चर का साइज छोटा है ना, इस वजह से ये आपको ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्पेस इमेजेस, ठीक है, और मैं अगर आगे रेजोल्यूशन भी लिख दूँ ना, या फुल एच डी लिख दूँ, तो फुल एच डी में आपको मिलता है साइज 1920 1080। ये फुल एच डी का साइज होता है हमेशा 1920 एक्स 1080 लिखा हुआ होता है। आप लोगों ने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, अक्सर लोग बोलते हैं ना, तो ये साइज आपको बोल होता है 1920 या 1080 फुल एच डी में आपको दिखाएगा। या आप लोगों ने यूट्यूब के अंदर देखा होगा, आपके पास क्वालिटी का ऑप्शन आता है, उसमें फिर एडवांस पे आप जाते हो, तो फिर आपसे पूछता है भाई 1080 वगैरह, तो ये फुल रेजोल्यूशन फुल एच डी होता है। ठीक है, इसके ऊपर पे जो होता है वो 2K 4K और चीज़ों में चला जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, तो अब मेरे ख्याल से ये भी नहीं है फुल एच डी। देखो ना, यहाँ पे साइज आ रहा है, साइज मेंशन है। ठीक है, ये भी जो है फुल एच डी नहीं है, ये फुल एच डी से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये भी मुझे बड़ा लग रहा है। ये आ गया 1920 1080। ठीक है, मैं इसको देता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। अच्छा, कॉपी इमेज एड्रेस में ना कभी कभी इशू आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बंदा ना करे, बेहतर रहता है, कभी कभी इशू आता है। अब अगर मैं अपनी इमेज पे जाऊंगा तो मेरी इमेज चेंज हो गई, देखा, पहले पिक्सल फट रहा था, पिक्सल नहीं फट रहा। सही है, तो अब मुझे सेट करना है, तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ 1080 यहाँ पे करना चाहिए मुझे, पक्का। देखो, अब इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल भी फट नहीं रहा, क्योंकि इसका एक्चुअल साइज है। हाँ, अगर आप इसको इससे एक्सीड करोगे तो ये फटना खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजेस का ये विड्थ और हाइट का ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कोई भी इमेजेस लगाओ तो उसको देख लेना। 1920 1080 को आप कम में भी लगा सकते हो। फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे जैसे 700 रखा था, सही है, तो मैंने इसको 700 में भी रख दिया। ठीक है, और इसको भी 700 में रख दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक तो सही है ना, फट रहा है, नहीं फट रहा, क्योंकि ये इसका एक्चुअल साइज है। अगर उससे आप कंप्रेस कर भी दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इसकी जो लिमिट है उससे एक्सीड कर दोगे तो इमेज खराब होना शुरू होती है। ठीक है, अब इमेज में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है हमारे पास, हम वो आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, अच्छा, एस आर सी नोन देख लिया, ऑल्ट नोन देख लिया, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइटल। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखी थी, टाइटल। मैं यहाँ टाइटल लगा लेता हूँ। ठीक है, टाइटल क्या है, मैं कुछ भी डिफाइन कर दूँ, जैसे मैंने पेज इमेज लिखा है, मैं सेम ये भी कर देता हूँ, इस पेज इमेज कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, मुझे डिफाइन कर रहा है कि इमेज किस चीज़ की है ना। बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, और आपको बता रहा है कि किस की इमेज है। ठीक है, तो टाइटल को आप बेसिकली डिफाइन करने के लिए बताते हो ना कि इस डेफिनेशन का ये टाइटल है, तो वो बताता है कि हाँ, ये डेफिनेशन किस चीज़ की है।
अगर विदाउट टाइटल आप कोई भी चीज़ रखोगे तो पता ही नहीं चल सकेगा उस पैराग्राफ में लिखा क्या है, वो एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो टाइटल क्या करता है, डिफाइन करता है आपकी किसी भी चीज़ को, इमेज हो या एक्स वाई जेड कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मैंने आपको हाइट और वेट को बता दिया कि आप हाइट और वेट को भी सेट कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि भाई वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड, इसको थोड़ी देर पहले हम देखते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने इमेजेस वो वाली देखी हैं जो कि हमारे पास बाहर है, यानी कि हम लोगों ने इंटरनेट से उठाई है ना। अब इसका एक मसला है। अब इसका मसला ये है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई और आपने उठा के इमेजेस किसी और की अपनी वेबसाइट में लगा दी। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप उसको लिंक करोगे तो सीधी बात है कि आपकी लिंक इमेजेस है कहाँ से। ठीक है, तो वो कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा। मसला ये है कि अगर सामने वाला इंटरनेट से वो जो है ना पिक्चर डिलीट कर दे अपने सर्वर्स के थ्रू, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर वो डिलीट कर दे तो क्या आपको मिलेगी? नहीं। तो वहां पे आपकी वेबसाइट में वो इमेजेस खराब हो जाएंगी और क्रैश कर देगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है लिंक से उठाने में। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि इमेजेस हम लोग कॉपी करके इंटरनेट से उठा के लगा देते हैं। सही है, लेकिन अगर सामने वाले ने अगर पीछे जिसका सर्वर था उसको डिलीट कर दी, उसने बोला भाई ये ओल्ड हो गई है मुझे नहीं डालनी, मैंने ऐड कर दी नहीं, और उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब वो उसको हटाएगा, सही है, तो डिलीट करता है तो वो इमेज का जो आपका पाथ है, एड्रेस है, तो रिमूव हो जाएगा। अब जो नई इमेज डालेगा उसका नया इमेज एड्रेस होगा। जरूरी तो नहीं है ना, एग्जिस्टिंग एड्रेस कभी भी नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि यार वो हटा देगा नहीं डालेगा तो उसका अल्टरनेटिव आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसका नया एड्रेस जनरेट होगा, वो नया एड्रेस पे जाएगा। ये इसका, अगर इसका एड्रेस डिलीट हो गया तो फिर डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपके लिए क्या इशू होगा कि भाई फिर वो आपके पास जो जैसा भी थोड़े पहले इमेज का साइज बना हुआ आ रहा होगा और फिर आगे जो आपने ऑल्ट लिखा होगा वो नजर आ रहा होगा, तो आपकी इमेज तो क्रैश हो जाएगी। सही है, और ये होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप क्या करो, इमेज को डाउनलोड कर लो। सही है, जैसे मैं यहाँ पे गया और सेव इमेज एज पे चला गया। ठीक है, अब डाउनलोड क्या करना है, सही है। अब जैसे मैंने अभी ये थोड़ी पहले बनाया है, यहाँ पे हम लोगों ने फोल्डर बनाया ना बैच 18 के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे आऊँगा तो ये इमेज आ रही है ना, ये इमेज मेरे पास सेव हो गई है। अब मैं यहाँ सेव करूँ डाउनलोड में रखूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इन चीज़ों को हटाने के बाद अब मैं इमेज को लेके आऊँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एंकर टैग के अंदर किस तरह इस्तेमाल होती है, डॉट स्लैश। सही है, तो वैसे ही आपको इस फोल्डर की सारी चीज़ें एक्सेसिबल है। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक किया, ये आ गई। अब आप यहाँ चले जाओगे तो अब आपके पास यहाँ पे भी अब आ गई। तो अब अगर वो क्या करे, डिलीट होती भी है तो अब आपकी इमेज आपके सर्वर पे होगी, उसके पास नहीं होगी। ठीक है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आपको फिर बहुत ज़्यादा इसमें बैक बैक करना पड़ेगा। डॉट डॉट स्लैश बैक आया, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। अब यहाँ पर पीछे आ गया ना, यहाँ सारे डाटा आ रहा है आपके पास। और इससे ज़्यादा ही जाएगा नहीं। तो बेहतर ये है कि आप उसको इसी फोल्डर में रखो। सही है, और कोई सवाल? ठीक है जी, आगे चलते हैं। जी, लिंक लगा दी ना आपने, ये नहीं? कॉपीराइट इसका नहीं आएगा। इमेज पे लोग ज़्यादा कॉपीराइट नहीं करते हैं, कॉपीराइट का इशू कंटेंट का आता है। इमेज तो आपने डाउनलोड कर लिया ना, तो आप बोलोगे भाई मैंने किसी और से बनवा ली। ठीक है, तो वहाँ पे बड़े प्रॉब्लम है। कॉपीराइट का इशू इमेजेस पे ज़्यादा नहीं आता, इमेजेस पे इशू ज़्यादा कंटेंट पे आता है। या आपने डाउनलोड कर लिया आपके सर्वर पर, सही है, अब आप बोलोगे सेम इमेज मेरे पास आ रही है। सही है, अगर तो बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे मैंने नाम भी सेम रखा हुआ है, सही है, तो यहाँ पे इशू आ सकता है क्योंकि ये नाम उसी ने अपलोड करते हुए रखा है, मैंने नहीं रखा। सही है, मैं इसका नाम चेंज कर दूँ कुछ और कर दूँ तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं बचत हो जाती है।
ठीक है, तो इमेजेस का इतना इशू नहीं आएगा। लोग इमेजेस वैसे कॉपी पेस्ट करते भी नहीं है, कंटेंट करते हैं। इमेजेस तो लोग डिजाइन करवा लेते हैं। जी, किसका एड्रेस चेंज हुआ है? इमेज का एड्रेस ये उसने रखा था, ये नाम उसी ने रखा हुआ है, आपने नहीं रखा हुआ। ठीक है, यानी कि जो प्लैनेट, गैलेक्सी, स्टार्स और फिर आपकी चीज़ें, ये नंबर आ रहा है, तो ये अगर ये नंबर आपने रखा हुआ तो शायद तो फिर गूगल कहीं ना कहीं पकड़ ले इस चीज़ को, अदरवाइज मुश्किल है। यानी कि आप इसको यहाँ से कर दो सिर्फ स्पेस। सही है, उर्दू आ गई है, चेंज कर लेते हैं, स्पेस। सही है, ये नहीं आया इसमें, हम इसमें ये लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक्सेस करने जाऊँगा तो क्या मुझे मिलेगी इमेज? नहीं मिलेगी, कोई आगे क्रैश करना हो या आपको बुलाना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे को हटाना पड़ेगा और फिर डॉट स्लैश लगा दो, इमेज स्पेस आ गया, आपका सामने। ठीक है, ये अपलोड कैसे होती है ये हम चलेंगे आगे चल के देख के, जब हमें पड़ेगा डिप्लॉय कैसे होती हैं चीज़ें, वरना इससे पहले आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगी चीज़ें वर्किंग कैसे कर रही है। आगे चले, आगे है वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। अब ये क्या कर रहा है, इन्होंने ऊपर एक इमेज टैग रखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने एक पी टैग रखा हुआ है। ठीक है, हम इसी कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, और इमेज के बाद इन्होंने क्या कर दिया, एक पी टैग रख दिया। सही है, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई इमेज के बाद आप पी टैग रख सकते हो। तो ये किस तरह आपके पास दिख रहा है, मैं इमेज को छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे, 300, 300। सही है, अच्छा जी। फिर नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला कि ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इन्होंने क्या किया, पी टैग के अंदर इमेज का टैग रख दिया और उसके साथ टेक्स्ट लिखा। ठीक है, ये आपको इस तरह भी करके बता रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कट कर लेते हैं और पी टैग के अंदर, सही है, यहाँ पे पहले इन्होंने बोला कि आप इस तरह इमेज को रख लो। सही है, तो इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि आपका जो पी टैग का टारगेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इमेजेस से बिल्कुल एंड होते ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सही है, अच्छा। फिर नेक्स्ट इन्होंने आगे बोला कि अच्छा भाई फिर हम इसको अगर बीच में रख दें तो फिर कैसे लगेगा आपको टेक्स्ट। ठीक है, हम इसको बीच में भी रख के देख लेते हैं भाई, अगर मैं इसको कुछ टेक्स्ट के दरमियान अगर डाटा को रख लूँ मेरे इमेज की किस तरह लगेगी। तो भाई टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इमेज आई और फिर टेक्स्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर लास्ट जो है ना उन्होंने बोला हुआ कि भाई आप जो है इसको एंड में रख लोगे, तो एंड में रखे तो कोई फायदा है नहीं इसको, है ना। तो अगर मैं इसको एंड में रख भी दूँ तो क्या होगा, ऊपर से टेक्स्ट आ रहा है और नीचे इमेज आ रही है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इमेज को कॉपी पेस्ट कर दूँ फिर क्या होगा, सामने आ रही है। ठीक है, बहुत सारी। मैं इसको अगर पी टैग से बाहर निकाल दूंगा, अब क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि टेक्स्ट आता है फिर इमेज आ जाती है। ठीक है, फिर टेक्स्ट आता है फिर कुछ इमेज आ जाती है, या पहले आपका इमेज आता है फिर टेक्स्ट आती है। तो ये आपको फॉर्मेटिंग बता रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है इस वर्किंग के अंदर कि आप इमेजेस को किस तरह रख सकते हैं। अच्छा जी, नीचे इन्होंने फिर अलाइनमेंट से रिलेटेड जो है दिखाया हुआ है, ये चीज़ जो मैंने आपको गलती दिखाई है, ये इमेज का टैग पी से ऊपर रखा हुआ है, तो क्या डिफरेंस है, फिर पी के इनसाइड रखा तो आपका टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर बीच में रखा है तो आपके पास कुछ इस तरह की इमेज आ रही है। फिर अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट का भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, इमेज टैग के अंदर, लेकिन ये जो अलाइनमेंट वाली चीज़ है ये हम यहाँ से नहीं करते, सीएसएस के थ्रू करते हैं। ठीक है, पहले होता था अब नहीं होता। अलाइनमेंट क्या होती है, पिक्चर्स को पेजेस के लेफ्ट साइड पे दिखाना, राइट साइड पे दिखाना, सेंटर में दिखाना, ये अलाइनमेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई राइट साइड पे, फिर यहाँ पे आ गई लेफ्ट साइड पे, तो ये अलाइनमेंट्स कहलाती है। ये जब सीएसएस पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, वर्टिकली बता रहा है आपके वर्टिकली किस तरह, टॉप बॉटम और सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, सीएसएस में देखेंगे सारी चीज़ें। अच्छा, ये आपको बता रहा है आपको कि भाई 3 रूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। ठीक है,
अब जरा एक एक करके आप जरा पढ़ते चले आओ, ठीक है। सही है भाई, पढ़ लिया। पहली चीज तो आपको बता रहा है कि आप जो सेव इमेजेस इन द राइट फॉर्मेट, उसकी जो टाइटल है वो डिफाइन कर रहा है कि वो आपसे कह रहा है कि चार, ठीक है। आप इमेजेस के फॉर्मेट बहुत सारे होते हैं, जेपीजी होता है आपके पास, पीएनजी होता है, गिफ बता रहा है आपको, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट बड़ा मैटर करता है इस चीज़ के अंदर। आप लोग जो वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड करोगे ना, तो आप देखोगे ये चीज़ है कि फॉर्मेटिंग बड़ी मैटर करती है। पीएनजी सबसे बेस्ट होता है, उसका रीज़न ये है तो ये हाई रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। और ऊपर से ये ज़्यादा जो है ना खिंचता नहीं है, खिंचता समझते हैं ना, स्ट्रेच नहीं होता बिल्कुल ये, ठीक है। जेपीजी उससे जो है ना नीचे आता है, क्योंकि ये फट जाता है, इसके पिक्सल्स काफ़ी फटते हैं। पीएनजी बेस्ट फॉर्मेट होता है वेबसाइट पे इमेजेस लगाने के लिए, लेकिन पीएनजी की इमेजेस थोड़ी सी हैवी होती हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि उसको रीलोड लेने में टाइम लगता है, ठीक है। और टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मिली सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, सेकेंड्स की भी बात नहीं कर रहा। मिली सेकेंड्स बहुत इफेक्ट डालता है। फिर है सेव द इमेजेस एट द राइट साइज, ठीक है। साइज भी मैटर कर रहा है यहाँ पे भाई, कि आपने कौन सी साइज पे चीज को डिस्प्ले करना है। अब आपके पास आपने एक बॉक्स में रखा हुआ है साइज कि भाई 700 उसकी विड्थ है और 700 उसका हाइट है। अब आप इमेजेस इतनी छोटी ले लो, 300 वाली, तो वो फिर खराब कर देगा गेम को ना। फिर आप उसको जाहिर सी बात है, जगह को आपको जब एडजस्ट करना है तो आप क्या करोगे, इमेजेस को सेट करोगे विड्थ और हाइट की बेस पे, और वो क्या करेगा, पिक्सल खराब कर देगा। तो इमेजेस जो एक्चुअली दिखनी चाहिए, उसका साइज जो बनाने वाले ने बनाया था वो हो गया खराब, सही है। तो जब भी आप किसी जो है ना डिजाइनर से आप इमेजेस का रिक्वायरमेंट बोलोगे, तो आप उसको बताओगे कि भाई मुझे इस साइज में चाहिए। तो मेरा होता है कि जब भी मैं अगर मेनली अगर डिजाइनर को बोलता हूँ ना कि यार मुझे इमेजेस चाहिए, तो मैं उससे हमेशा 1920 1080 में मांगता हूँ, फुल एच डी पे, ठीक है। तो ये होता है कि भाई उसका साइज तो बड़ा होता है, यानी कि उसका एक लिमिट साइज की भी ज्यादा होगी, और उसका जो एमबीज का साइज होता है ना वो भी जो है एक्सटेंड हो चुका होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इमेजेस में जब इतने पिक्सल ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उसका साइज भी, उनका वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल, अगर आप 300 की पिक्चर लोगे, तो उसका साइज होता है मुश्किल से केबीज के अंदर होगा, सही है, वेट की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर ये चीज 1920 1080 पे चली जाएगी तो उसका साइज एमबीज में आ जाएगा, तो फर्क पड़ेगा साइज पे भी, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप या तो पूरा एक्यूरेट साइज बता दो उसको, भाई मुझे इतना चाहिए और इतना मेरा स्ट्रेच हो सकता है, इतनी मैं लिमिट बता दूं कि अगर अगर मेरी वेबसाइट में कुछ चीज खराब हो तो वो इतने लिमिट तक खराब हो, उसके बाद अगर खराब हो ना तो खराब होना दिखता है, नजर आता है। एक चीज होती है थोड़ी सी खराब होती है, फर्क नहीं पड़ रहा, नजर नहीं आ रहा, फील नहीं हो रहा आपको। और एक चीज होती है ज्यादा, जब वो खराब होती है तो फिर वो पूरे वेबसाइट को खराब कर देती है, सही है। तो इस लिमिट का बड़ा जो है ना ख्याल रखना जरूरी है, सही है। तो मैंने अभी रेजोल्यूशन की बात करी, वही यही चीज थी, ठीक है। ये टूल्स वगैरह बता रहे हैं, ठीक है, फोटोशॉप की सारी चीजें ये। इमेजेस का मैंने आपको बता दिया, जेपीजी, ठीक है। आपको बता रहा है यहाँ पे भी जेपीजी किस तरह की फॉर्मेटिंग है, तो बता भी रहा है जेपीजी इमेजेस होती क्या है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। पढ़ो जरा इसको जल्दी से फटाफट। पढ़ लिया भाई, क्या कह रहे हैं, कोई भी एक हाथ खड़ा करके बता दो जल्दी से, नहीं तो मैं खड़ा कर दूंगा ऐसा भी। जल्दी बता दो। जी। हम्म। हमेशा 10 से ज्यादा ही होते हैं, आपको लगता है वो,
कोई भी पिक्चर हो, आपको लग रहा होता है कि यार ये दो कलर है, लेकिन लिटरली उसके अंदर मल्टीपल कलर्स होते हैं, क्योंकि कलर्स का जो हिसाब किताब होता है बहुत डिफरेंट होता है और चीज़ों के कंपेयर। ठीक है, क्योंकि आपके पास, मैं एक बात करता हूँ सिंपल है, हम लड़के हमें तो पता ही नहीं है, स्काई ब्लू भी हो और दूसरा ब्लू भी हो, हम उसको ब्लू ही बोलते हैं ना। लेकिन ज़्यादा बेहतर जानती है इस मामले के अंदर कौन से कलर को क्या है, क्योंकि वो मेकअप वगैरह करती है, उनको पता होता है इस कलर को ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। ठीक है, हमारे लिए पिंक है तो भाई पिंक ही है, चाहे वो डार्क पिंक हो लाइट पिंक हो, है ना। तो ये, वरना कलर्स तो इतने ज़्यादा होते हैं कि अंदाजन। तो मैंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे काम किया था, तब मुझे पता चला था भाई इतने सारे कलर्स होते हैं। तो अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर एक भी कलर होता है, ये नाम अभी उसके याद है। एक था, क्या नाम था उसका, आलमंड करके कुछ कलर था। कौन था, ये रोज पिंक है, इसका कलर डिफरेंट है, देखो ना यहाँ पे। ये, ये सारे इसकी जो है ना कलर्स की क्या है, ये कोड्स आते हैं कलर से। भैया ये हम लोग जब सीएसएस पढ़ेंगे ना, ये चीजें देखेंगे हम लोग, कलर कोड्स क्या होते हैं ये, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देखो तो ये कितने सारे कलर्स के, कितना डिफरेंट जो है ना शेड्स हैं, और इन डिफरेंट शेड्स की वजह से डिफरेंट कलर जनरेट होता है। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, कलर्स वगैरह। तो ये यहाँ पे यही चीज़ डिफाइन कर रहा है कि आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना ग्रे कलर है और क्या कहते हैं उसको वाइट है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कलर में डिटेलिंग के अंदर देखा जाए। अब यहाँ देखो तो यहाँ कलर डिफरेंट आएगा, और यहाँ देखो तो कलर डिफरेंट होगा। इसी तरह इस बुट का कलर डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे डिजाइन करके दिखा रहे हैं। सही है। दूसरा हमारे पास गिफ फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा लूप में चल रहा होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये भी फॉर्मेट होते हैं हमारे पास। और फिर डायमेंशन वगैरह बता रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा इससे ज़्यादा इतना नहीं है। तो भाई मैंने बताया ना आपको रेजोल्यूशन, जैसे इस रेजोल्यूशन पे ये गया, अब यहाँ का कलर डिफरेंट है, यहाँ का कलर डिफरेंट है, यहाँ का कलर डिफरेंट है। तो इमेजेस ऐसी पिक्सलेट होती है, इसी तरह जनरेट होती बनती है। वेक्टर इमेजेस भी ऐसी होती हैं। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास HTML5 के अंदर जो है ना एक नया आया था, फिगर का। ठीक है, फिगर और कैप्शन का। ठीक है, तो आप फिगर के टैग के अंदर इमेज को रख दो, और फिर उसके अंदर कैप्शन के अंदर कैप्शन डाल दो, तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। सही है, तो फटाफट से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं आपको बस दिखा देता हूँ ये किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये इमेज तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह डालेंगे डॉट स्लैश और स्पेस की इमेज। ठीक है, ये इसका साइज ज़्यादा आ रहा है, और इसके नीचे ये इसका आ गया कैप्शन। ठीक है, तो ये इस तरह का दिखता है। अच्छा, ये चीज़ जो अभी मैंने करी है ना, इसको हम कहते हैं कमेंट। क्या कहता है, कमेंट। सही, कमेंट करना ये वाला कमेंट नहीं है आपका फेसबुक का व्हाट्सएप पे जो आप कमेंट करते हैं वो कमेंट नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट करना कहते हैं किसी भी कोड को या किसी भी डाटा को, किसी भी लैंग्वेज का कुछ भी आपने लिखा हुआ है उसको हाइड कर दिया। हाइड कहाँ से कर दिया, आपके ब्राउजर से। ठीक है, यानी कि यूजर को ना दिखे कि उसमें क्या हाइड हुआ है क्या नहीं हुआ। ये सिर्फ डेवलपर को दिख सकता है। अगर वन स्पैक पर जाएगा तो उसको चलेगा भाई यहाँ पे कुछ डाटा था क्योंकि उसने हाइड किया हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब मेनली यूज क्यों किया जाता है इसको, कुछ इस तरह यूज किया जाता है कि भाई सम टाइम मैंने कोई फीचर ऐड करना था और मैंने बना लिया उसको, लेकिन अभी मुझे ऐड नहीं करना, उसको टाइम बाद ऐड करना है। तो मैं क्या कर दूँ, उसको डिलीट करने के बजाय या कहीं और सेव करने के बजाय मैं उसको कमिट करके रख दूंगा। ठीक है, तो वो आपको एज अ यूजर तो आपके स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एज अ डेवलपर आपको नजर आ सकता है वो। ठीक है, अच्छा, एक तो ये पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस का ये होता है कि आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी डिफाइन कर रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दो कि मैंने ये काम क्यों किया हुआ है।
सही है। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे फिगर के बारे में डिफाइन किया, ठीक है। तो अब मैं लिख दूं भाई कि जो है ना, ये जो है फिगर जो है आपका was introduced, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, इन HTML5, ठीक है। अब ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखी है कि भाई फिगर मैंने क्यों यूज किया हुआ है। अब कोई ऐसा बंदा आता है जिसको पता ना हो फिगर के बारे में, वो पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा, अच्छा भाई फिगर जो है ऐसा टैग है जो कि HTML5 में जो है ना बनाया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, सही है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको ऐसा छोड़ देता हूँ तो ये तो नजर आएगा यहाँ पे, है ना। तो अब मैं अगर मैं इसको कमेंट करके रख सकता हूँ, आप कमेंट करना कैसे, आपको कंट्रोल स्लैश, ठीक है, कंट्रोल स्लैश, आपने जैसे इस पे एक्टिव हो, आपने क्या कर दिया, कंट्रोल स्लैश, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, या दूसरा ये कि आप इसको इस तरह डिफाइन करके लिख लो, सही है, यानी कि आपसे खुद ही बना दो। कैसे बना रहे हैं भाई, ये लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी तरीका है इसका, ये ठीक है। तो आपको जिस तरह सुटेबल लगे, बेहतर लगे, आप उस तरह देख सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्ट आसान चीज है, आप उसी चीज पे आओ वापसी, और कंट्रोल स्लैश क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा, मैंने कंट्रोल स्लैश पकड़ा हुआ और उसके बाद बैक स्लैश कंट्रोल प्रेस और ये वाला, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल, ये मेरे अंदर काम नहीं करेगा ये, और स्लैश कर रहा, सही है, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं हम कमेंट। वो बोलते हैं ना कोड, कोड तो एक, अच्छा दो वर्ड होते हैं, आप नॉर्मली सुनोगे, एक होता है कमेंट, ठीक है, और एक होता है कमिट, ठीक है। ये कमिट वाला काम दूसरा है, ये गिटहब के लिए, सही है। आज थोड़ा सा हम गिटहब, मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम गिटहब पे प्रोफाइल वगैरह बना के कोड वगैरह हम वहीं पे जो है ना करना स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, क्या तक क्लियर है, कोई सवाल है किसी का, आगे चले। इमेज को कैसे डाउनलोड कराया था, इमेज को मैंने जहाँ पे भी डाउनलोड किया, और जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको डाउनलोड करता, ठीक है, इसका साइज भी बिल्कुल वही है, 1920 1080 अभी, लेकिन देखिए धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब भी रिलोड ले रहा है, लोड नहीं हुआ सही से, ठीक है। इंटरनेट का इशू होगा, वरना इसको लेना चाहिए था, तो इमेज न्यू टैब, इमेज का साइज छोटा इसका, तो और खराब इमेज है इसमें, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है सेव इमेज एज, ठीक है। अब आपने देखना है इमेज का साइज कौन सा आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इमेज टाइप, देख रहे हो, ये के लिए इमेज है, ठीक है। अच्छा, अब या तो आप डाउनलोड में जो है इसको इंस्टॉल कर लो, यहाँ जो आपका फोल्डर है उसको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। डाउनलोड में करूँगा तो डाउनलोड में सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। दूसरा ही मेरे पास ऑप्शन क्या है भाई, कहाँ पे सेव कर लूँ, अपने फोल्डर में जहाँ पर मुझे दिखाना है, तो सिंपल है, मुझे लोकेशन पता है मेरा फोल्डर कहाँ पे है, सही है। तो मैं यहाँ पे जाके बस उसको सर्च करूँगा, सही है, तो मैंने एस लिखा और यहाँ पे आया इस फोल्डर के अंदर और सेव कर दिया, तो अब मेरे पास वो आ चुकी है, ठीक है। तो ये तरीके का है इसका इमेजेस का। और किसी कोई सवाल, हम्म, पीएनजी फॉर्मेट में आप डाउनलोड नहीं कर सकते, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे आऊँ, सही है, और इसको पीएनजी कर दूँ, क्या लगता है आपको हो जाएगा, क्या लगता है। देखो मैंने आपको बताया इमेजेस, अगर इस तरह इतना आसान हुआ तो लोग फिर हर कोई ऐसी ले लेते, फॉर्मेटिंग डाउनलोड की जाती है ऐसे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि पीएनजी और जेपीजी में कलर तो फर्क है, पहले चीज को देख लेना, चलो। जेपीजी की फुल फॉर्म क्या पता है आपको,
नहीं पता? चलो पहले इसको देख लेते हैं। नजर आ रहा है सबको? और जूम कर दो। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वी एक्सपेक्ट हमने भी क्या लिखा हुआ है, reduce file size by removing some images data which is human है। ठीक है, बैलेंस ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी सॉरी, फाइल साइज। ठीक है, एक चीज ये हो गई, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा हमारे पास फॉर्मेट आता है पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट के बारे में है। सही है, वही हेडिंग आ रही है, ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट। अच्छा हाँ, दूसरा एक और इसकी क्वालिटी है कि पीएनजी में क्या होती है, जो बैकग्राउंड होता है ना आपका ट्रांसपेरेंट आता है, जेपीजी में ऐसा नहीं होता। सही है, उसमें जो बैकग्राउंड होगा ना वो आपको नजर आएगा। तो आप पीएनजी डाउनलोड करते हो तो बट उसका बैकग्राउंड होगा इमेज का, काइंड ऑफ आप लोगो डाउनलोड करते हो। सही है, तो लोगो क्या होता है कि उसके पीछे अगर कोई बैकग्राउंड है, वाइट भी है या ब्लैक भी है, तो आपको नजर आ रहा होगा। सही है, वो जेपीजी फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसको पीएनजी में करते हो तो वो उसका जो लोगो है एक्चुअल साइज वो तो आगे ही आएगा, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। सही है, तो ये क्वालिटी इसकी है। फिर आ रहा है नो एनिमेशन, स्टैंडर्ड पीएनजी नॉट सपोर्ट एनिमेशन थ्रू वर्किंग स्लाइड। ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस हैं। मेनली जो मुझे अभी याद आ गया ना वो यही था, इसका बैकग्राउंड से रिलेटेड था। सही है, अच्छा एक चीज़ है जो कि अभी तक हम लोगों ने करनी नहीं देखी नहीं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा टेबल्स का। ठीक है, उससे पहले पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। हम्म, फिगर कहाँ से लगे मतलब, फिगर में ये जो डाटा है, ठीक है, फिगर का एक टैग है, उसके अंदर इमेज का टैग है। सही है, उसमें बी आर लगाएगा। उसके बाद फिगर कैप्शन है, उसमें कुछ ना कुछ जो है ना कैप्शन लिखा हुआ है, काइंड ऑफ पी टैग है। सही है, तो आप इसको रिप्लेस करके पी टैग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिगर के अंदर जो इमेज का टैग है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये तो मैंने खैर यहाँ से कॉपी कर लिया था, ऊपर ही था। तो मैंने आपको ज़्यादा समझाने से रिलेटेड, इसको हम लोग बस डायरेक्ट यहाँ से कॉपी, मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ इसको फिगर के टैग के अंदर रखना है और इमेज लगा देनी है और फिगर का कैप्शन, अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करनी है तो। ठीक है, अदरवाइज इसके बगैर भी काम होता है। लेकिन ये चीज़ क्या है, HTML5 में आएंगे, हम HTML5 ही पढ़ रहे हैं बस बेसिकली। मतलब 5 क्या है इसका वर्जन है। ठीक है, तो ये वर्जन जो है, इससे पहले जो चल रहा था, 4 चल रहा था, अब 5 आ गया। ठीक है, तो 5 को आगे कुछ जमाना हो गया वैसे, लेकिन ये कि अपडेट नहीं हुआ तो फिर से वही चलता आ रहा है, मतलब 6 7 भी आ चुका होगा। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, और चीज़ ये फर्स्ट का यहाँ तक तो हमने इमेजेस कर ली हैं, उसको मैं हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ गूगल लोगो। सही है, PNG में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उसको इमेजेस के अंदर। ठीक है, ये आया ना, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, सेव इमेजेस, और उसी फोल्डर के अंदर कर लेता हूँ उसको। सही है, ये एसवीजी के अंदर है, ये फॉर्मेट देखो ये अलग है, एसवीजी फॉर्मेट भी होता है, ज़्यादातर लोगोज एसवीजी फॉर्मेट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो मैंने इसको पीएनजी बोला था, लेकिन चलो मैं इसमें ही कर लेता हूँ। देखो वेब पी में आ रहा है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मेट होता है, लेकिन हमें ये यूज़ नहीं करना, हमें चाहिए पीएनजी फॉर्मेट। देखो ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है कि पीछे की डाटा इसका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये पीएनजी फॉर्मेट में होगा केवल। देखो पीएनजी में से कब आ रहा है, पीएनजी में जब। अच्छा जी, तो हमारे पास गूगल में की जो है ना दो तरह की इमेज आ गई, एक तो ये वाली आ गई हमारे पास जो कि वेब पी में आ रहा है। ठीक है, वेब पी यानी कि इसमें ये वेब पेज पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कौन सा, गूगल का आ रहा है। ठीक है,
कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। आप लोग जो है ना यहाँ पे देखते जाओ। अच्छा जी, तो हमारे पास इमेज का टैग है, सही है। और इमेज के अंदर ही हम क्या लगाएंगे, डॉट स्लैश गूगल, सही है। वेब पीबी और हमारे पास, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पीएनजी फॉर्मेट, ठीक है। नाम आप चेंज कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करके हम से पहले बता दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इस चीज़ के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और दिखाता हूँ। तो आपको काफ़ी बड़ा फॉर्मेट आ रहा है ना। पीएनजी देखो, पिक्सल, आप पिक्सल देखो आप कितने ज़बरदस्त है इसके, फट नहीं रहे। कितनी बड़ी इमेज आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर भी इसके पिक्सल जो है ना, इतने से भी नहीं फट रहे। तो पीएनजी फॉर्मेट बहुत बेस्ट होता है इस मामले के अंदर, ठीक है। तो अब आप इसको जो है, इसकी वेट और हाइट वगैरह सेट कर दो। अब जैसे फर्स्ट कॉल में इसकी वेट सेट करता हूँ 400, और इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ मैं 400, सही है। तो ये जो चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा गौर से देखना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ठीक है। देखो ये तो खराब कर रहा है इसका, क्योंकि इसका एक्चुअल साइज नहीं है ना ये। तो एक काम करते हैं, इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 600। चलो, बेहतर है पहले से, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे आ देता हूँ, कोई वेबसाइट लिख लेता हूँ। वेबसाइट जैसे कि, याद नहीं आ रही है इस वक्त। आप फेसबुक में वेबसाइट, वेबसाइट बोल रहा हूँ ना। आज काम करते हैं, गुड हैबिट लिख लेते हैं, सही है ना। गुड हैबिट है, सही है। अब यहाँ पे आप नीचे आओ ना फुटर के अंदर, तो ये नजर आ रहा है आपको, ये कुछ यहाँ पे लोगोस लगे होते हैं, है ना। गुड हैबिट पे मुझे वो चीज़ नहीं मुझे चाहिए थी। हाँ, कुछ और लिख लेते हैं हम लोग, जे डॉट, चलो लिख के देख लेते हैं हम लोग, जे डॉट। हो सकता है मैंने डाला हुआ यहाँ पे, मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ उसमें किसी ने भी गाली हो सकती है, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों गाली दी। हाँ, अब आपको नजर आ रहा है ये लास्ट में लोगोस ना, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, फिर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है। ये बेसिकली लिंक्स है, अगर आप देखो ना। अब मैं इस पर जा रहा हूँ तो ये मुझे लिंक कर देगा, है ना। मैं इस पर चला गया तो ये इसको मुझे दिखा दिया भाई, जे डॉट के पेज पर यार, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन के मुझे पेज पे ले जाएगा, सही है। तो ये सारे क्या है, पेजेस है, लिंक्स है। तो ये काम हम लोग अपना इसमें कैसे कर सकते हैं, हम इमेज टैग को कट करेंगे जो हमने बना के रखा था, और एंकर टैग यूज करेंगे। बस कुछ नहीं करना, एंकर टैग के इनसाइड हमने बस इमेज को डालना है, सही है। और यहाँ पे डिफाइन कर देना है हमें जाना है। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा जाना है गूगल के ऊपर, तो मैं लिख दूंगा www.google.com, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सही है। अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल देखो बॉटम पे यूआरएल आपके पास आ रहा है। मैंने क्लिक किया तो मुझे कहाँ ले गया, गूगल के ऊपर, सही है। तो ये इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं इन चीजों के लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ गूगल का पूरा लोगो इस्तेमाल कर लिया, आप डायरेक्ट ये जी इस्तेमाल कर लेना, सही है। ये वाला जी इस्तेमाल कर लेना। अब फर्स्ट को ऐसे मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कौन सा है, ये पीएनजी है, ठीक है। ये भी इतनी जल्दी पिक्सेलेट नहीं होगा। और इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। और डॉट स्लैश, हमने ये वाला डाउनलोड किया ना आइकन, सही है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, इसको कर देता हूँ वेट और हाइट से भी कम, ठीक है। अच्छा, तो इससे भी कम कर सकते हैं, हम इसको कर देते हैं 50-60 कर देता हूँ, सही है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं रोल पर जा रहा हूँ, सही है। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह वर्किंग हुई है, ठीक है। अब ये जो इसकी जो स्टाइलिंग आपको नजर आ रही है ना, कि इस पर क्लिक करते ही जो घूम रहा है, ये सारा डिफरेंट काम हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। ये काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। HTML के थ्रू ये वाला काम नहीं होता। HTML सिर्फ आपको बताया ना मैंने, वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपको
इंपॉर्टेंट है वर्किंग के लिए। जैसे फर्ज करो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, अब ये चीज किस में लिखी हुई है, हम उसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे, एलिमेंट पे आ जाएगा, सही है। और अब मैं इसमें चला जाऊंगा, देखो आ रहा है H2 के अंदर लिखा हुआ है, स्टाइल छोड़ दो, बस ये बता रहा हूँ आपको H2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, वॉच एंड बार। सही है, तो ये सारी चीजें जो है ना किस पे बन रही है, HTML के ऊपर। बाकी जो स्टाइलिंग है वो सारी CSS है, तो यहाँ पे मेंशन है। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर तो नहीं देख सकते, टाइम लगेगा इसके अंदर मेरा चलने में, हाँ अभी उसमें टाइम है। ठीक है, तो देख लेंगे इसको भी। तो फिर इस तरह की वेबसाइट बनाना आपके लिए ना कोई मुश्किल नहीं होगा। आपको भी शायद मुश्किल लग रहा होगा यार, टफ बनाई दी है, कैसी बनाई दी, जबरदस्त है, मतलब जब आप ये चीज सीख लोगे ना आपकी चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? सही। तो अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि हम लोग जो एक गिटहब का मैं आप लोगों को सिंपल सा इंटरव्यू देता हूँ। सही है, कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, है ना, ऐसा ही है। कितने लोगों को पता है इसके बारे में, जरा बता दो जरा, कैसे पता है, एक एक करिए जो भी हाथ लगा सुनता हुआ पहले। आप तो शायद हाँ, नहीं पता, कैसे कैसे पता है, कैसे पता है? यूट्यूब से सीखा है, ठीक है। और आपने पढ़ा किया था जी, सही है। और आपने भी किया था? हम्म, अच्छा, सारे मतलब ये वाले कि जिनको पहले से नॉलेज है उनको ज्यादातर वही है, मेजोरिटी, है ना। अच्छा, तो कोई है नहीं कि जो आसमान से टपका सोच लिया भाई गिटार गिटार क्या होगा, है ना। सही है। तो गवर्नर वाले कितने हैं यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है। दो बच्चे हैं, और भी है तीन। गवर्नर कितने साल में पढ़ा आप लोग? चार से क्लास में नहीं है, उसके बाद छोड़ दिया, यार इधर छोड़ देगा। एग्जैक्टली, गवर्नर वालों का ये बड़ा मसला है। जो गवर्नर जाते हैं ना, जैसे मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नर में पढ़ाई नहीं होती है, बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं, सब कुछ पढ़ाते हैं, वो लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जो रीजन है ना, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो है ना इशू हो, बेचैनी हो, सही है, या मेरे पास में हो तो दिमाग तेज चलाएंगे, बोलेंगे चलो गवर्नर में चलते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें AI पढ़ाया जा रहा है, अच्छी चीज़ है। देखो, वो सिर्फ उन्हीं के बेनिफिशियल है जिनको पहले से प्रोग्रामिंग आती है, जिनको काम आता है मार्केट का। ठीक है, क्योंकि उसमें मेनली जो कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको, 50% समझ लो आप लोग वो बंदे होंगे उसके अंदर जिनको बिल्कुल ही आता है। तो वो लोग हैं जो बिल्कुल जीरो नॉलेज हो और वो जाके गवर्नर में बढ़िया ना, मैं कहूँगा कि उनको फिर दिन के 8 घंटे देने पड़ेंगे सिर्फ इस काम के लिए। हाँ, अगर वो 8 घंटे डेडिकेटेड ज्यादा जॉब दे सकते हैं, जैसे आप जॉब करते हो 8 घंटे नौकरी होती है ना, अगर आप ऐसे दे सकते हो तो फिर आप गवर्नर जाओ, चाहिए मुझे, मैं फिर आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप दिन के 8 घंटे नहीं दे सकते, अगर आप बोलते हो कि सर मैं तो सिर्फ 2 से 3 घंटे 4 घंटे दे सकता हूँ, आपके लिए नहीं है वो, क्योंकि वो तेजी से बढ़ाते हैं और ऐसी चीजें बढ़ाते हैं कि आपकी समझ से बाहर चली जाएंगी चीजें, क्योंकि आपको पीछे का पता ही नहीं होगा चीजें काम कैसे कर रही है। अभी इस क्लास में जो जितने भी पढ़ रहे हैं पहले से, चलो पहले से भी जो पढ़ के आए, उन्हें इंटरनेट के बारे में पता था, इंटरनेट कैसे काम करता है, कितने लोगों को पता था ये बात, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। एक, दो और तीन, सही है, तीन लोगों के अलावा पूरी क्लास में किसी को नहीं पता कि इंटरनेट कैसे वर्किंग करता था। सही है, क्यों पता था, क्योंकि पढ़ा नहीं था ना। सही है। अब वही बात है, वो बच्चे जिन्होंने ये चीज पढ़ी तक नहीं है इंटरनेट कैसे काम करता है, वो जाके AI बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको तो घंटा ये भी पता AI होता क्या है। ऐसा ही है ना। अगर आप उनसे पूछोगे व्हाट इज AI, वो AI को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, डेफिनेशन नहीं दे सकते उसकी। AI के पीछे क्या एल्गोरिथम है, क्या चीज है, मेरे पास अभी लास्ट 3-4 दिन पुरानी बात है शायद, या शायद 1 हफ्ते पुरानी बात है, मुझे याद नहीं। तो एक लड़का आया था इंटरव्यू देने के लिए, डेटा साइंस पढ़ रहा था वो सिलानी से, और AI का कोर्स गवर्नर हाउस से ही कर रहा था। मुझे गवर्नर हाउस से कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जब आता है ना तो फिर मैं कहता हूँ बेटा आ जाओ, क्योंकि वो चौड़े से बड़ा बड़ा वो ऐसे आते हैं कि हम तो गवर्नर में पढ़ते हैं, आज तो तुम्हारे गवर्नर डिग्री निकालते हैं। ठीक है, तो वो आए, भाई साहब 1.5 साल से गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं,
डेटा साइंस भी कर रहे हैं सैलानी से, ठीक है। अभी उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में एडमिशन लिया एनआईडी के अंदर। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला भाई तू 3 जगह क्यों पढ़ रहा है, क्यों, क्या जरूरत थी पढ़ने की? सर वो एआई बनाना है तो उसको डिप्लॉय भी करना है, तो उसको क्लाउड की जरूरत है। मैंने बोला ठीक है, बात सही है, ये तो अभी तक मैं सीख रहा हूँ, तो तू कहाँ पे पहुंच गया उसमें? और 2 महीने में कौन सिखा रहा है ये क्लाउड डेवलपमेंट? सही है। मतलब AWS का कोर्स है DVS-C02, सही है। तो जो मैं कर रहा था, सही है, उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह भी होती है, अमेजोन देता है उसकी सर्टिफिकेशन ना। तो मैंने उसकी सर्टिफिकेशन भी करनी है, तो मैं उसकी अभी प्रिपरेशन में लगा हुआ था, लेकिन ये काम में इतना मसरूफ हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। तकरीबन $350 के आसपास की है, शायद पता नहीं, इसी तरह के आसपास की है सर्टिफिकेशन। उसकी एग्जाम्स होता है उसका पूरा प्रॉपर, फिर आप पास करोगे फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी अमेजोन की तरफ से। प्राइस का मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी तरह 200 के आसपास, 300 के आसपास है, ठीक है। तो 2 महीने में वो कोर्स कराएंगे उसको, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर का। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है, चलो वो समझ में आया। फिर बोला डेटा साइंस में पढ़ता हूँ सर, मैं ये पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला डेटा साइंस में जब पढ़ रहे हो तो फिर एआई की तरफ क्यों है? सर मार्केट डिमांड है। मैंने बोला सर यहाँ पे क्यों आया? सर एआई की जॉब के लिए आया था। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला मुझे तो एआई डेवलपर नहीं चाहिए, अभी सिर्फ एआई डेवलपर तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बोला यार तो डेटा साइंस आती हो? कह रहा हाँ थोड़ी बहुत डेटा साइंस आती है। मैंने बोला अच्छा। 2-4 सवाल किए, सिर्फ 2-4 सवाल किए, तो परेशान हो गए सर आपको कितना पता है डेटा साइंस के बारे में, आपको कैसे आता है? तो बोला भाई हम कंपनी चला रहे हैं, हमें नहीं आएगा तो किसको आएगा? सही बात है ना। मतलब कोई आगे तो हमें बेवकूफ बना के चला जाएगा। डेटा साइंस तो वो होती है जो ब्राउजर पर चलती है, अबे तो भाई हमें नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? तो सिर्फ बेसिक लेवल में मैंने उससे क्वेश्चन को ज्यादा नहीं, मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है मैं आपको डेटा साइंस देता हूँ, ठीक है, क्या कैसे करो। उसमें थोड़ा सा उसको डेटा क्लीनिंग वगैरह करके मुझे उसको जरा मॉडल ट्रेन करके दिखाता हूँ बस। खुश है उसके अलावा। सर वो तो 6-7 महीने होते डेटा साइंस पढ़े में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये वो अच्छा। मैंने बोला चलिए एआई की बात करते हैं ना, तो एआई का ठीक है। एआई से रिलेटेड 2-4 सवाल की। मैंने बोला एआई का LLM का पता होगा? हाँ सर बिल्कुल LLM। मैंने बोला उसको मुझे बता दे पीछे से वर्किंग कैसे करता है वो। नहीं बता सर, हमें तो सिर्फ LLM पढ़ा है। तो ये आप लोगों का मार्केट का बता दूंगा, ठीक है। एक डेटा साइंस के स्टूडेंट को अगर ये नहीं पता ना LLM काम कैसे करता है, तो मैं उसको कहता हूँ डेटा साइंस का स्टूडेंट क्या धब्बा है। मतलब अगर आप बोल लो मुझे एआई आता है, तो भाई एआई का ये भी तो पता हो एआई काम कैसे कर रहा है। तो कह रहा है कि सर हमारे सर ने बोला था कि जो है ना अब जरूरत नहीं है इसकी। सर का नाम भी सर ये तो मुझे जानते हैं, और मैं भी उनको जानता हूँ। बड़े मशहूर आदमी हैं, नाम भी लूंगा मैं उनका, ठीक है। तो गवर्नर हाउस में पढ़ाते हैं वो, ठीक है। और सीनियर टीचर है वो, काफी काफी पुराना काम चल रहा है उनका डेटा साइंस के अंदर, सही है। तो वो उनके बोलने के सामने मना कर दिया था कि डेटा साइंस नहीं पढ़नी, बस बेसिक लेवल में पढ़ो चलेगा। मैंने बोला बेसिक लेवल में पढ़ना है तो एटलीस्ट मुझे एक आइडिया तो दो ना कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, अगर आपको नहीं पता होता आप किसी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। किसी ने आपसे पूछ लिया होता कि यार ये इंटरनेट काम कैसे कर रहा है, आप इंटरनेट में ब्राउजर पे काम कर रहे हो, ब्राउजर पे काम कैसे कर रहा है, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। अगर जब आपको पता नहीं होगा तो आप लोग उसको बोलेगा ना यार आप तो फुल स्टैक डेवलपर कैसे बोल रहे हो अपने आप को, जब तुम्हें इतना ही नहीं पता कि भाई ब्राउजर काम कैसे कर रहा है, कैसे काम करोगे? तो जब एआई बनाने वाले को जब पता ही नहीं है एआई कैसे काम कर रहा है, तो वो घंटे का एआई डेवलपर है। वो तो सिर्फ 2-4 वीडियो देख के या देख के अगर बनना होता तो वो तो आदमी बन रहा है आज के दौर में। तो सब डेवलपर बन जाएंगे। सब डेवलपर बनेंगे तो फिर काम किसके लिए करोगे? ठीक है। सब डेवलपर तो नहीं बन पा रहे, उसका रीजन यही है ना कि आपको नॉलेज ही नहीं मिल पा रही है वो वाली जो आपको चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, आपने बोला एआई, मैं आपसे अभी पूछता हूँ जो एआई वाले बैठे हुए हैं, आप लोग कितना टाइम हुआ, इसलिए मैं साल पूछा मैंने आप लोगों से, कितना टाइम हुआ आप लोगों को? 8 महीने हो गए। 8 महीने में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? हम्म। सही है। फिर ओपन एएसडीके पे काम कर रहे हैं ना, समझ गया मैं। और आप सेम हो, आप भी, आप नहीं ऑर्डर थे, पीछे थे ना गवर्नर एक और आप थे ना, आपको तो टाइम हो गया। अच्छा आपने छोड़ा, ये आपने अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया। देखो इसलिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि वो इनिशियली बंदों के लिए नहीं है। आपने मैंने कहा ना 8 घंटे दे सकते हो, रगड़ा मार सकते हो, तो वो आपके लिए है, अदरवाइज नहीं है। लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मुझे मेरी कंपनी में एआई डेवलपर नहीं चाहिए।
हाँ एआई के साथ फुल स्टैक आता है, वेलकम आ जाओ। एआई के साथ डेटा साइंस आता है, वेलकम आ जाओ। एआई डेवलपर में मुझे कोई काम नहीं है, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा काम। एक्चुअली जो चाहिए मुझे डीप डाइव चाहिए। मैं बोलता हूँ फाइन ट्यून करके मेरे मॉडल को करना आता है, ठीक है आ जाओ। तो आपको ये नहीं आता तो मेरे काम की नहीं हो। फाइन ट्यूनिंग का पता है ना आप लोगों को, करके करना आता है। वर्टेक्स एआई पढ़ा देखा। तो जॉब में आप फुल स्टैक करो ना, मैं आप लोगों को फुल स्टैक करूँ, एआई प्लस फुल स्टैक। एआई फुल स्टैक में क्या होगा भाई, फ्रंट एंड बैक एंड बनाना आता है, एआई से आप बात कर सकते हो, कब बना के ठीक है काम कर सकते हो। वहां आपसे ये सवाल नहीं होगा फाइन ट्यूनिंग कैसे करनी है क्या नहीं करनी है। हाँ डेटा साइंस का बंदा आएगा, वो मुझसे अगर ये बात बोलता है तो फिर मैं तो सवाल करूंगा उससे, क्योंकि उसका काम है एआई का बैकएंड तक ऐसा पढ़ना कि भाई पता हो मुझे एआई खड़ा कैसे हो रहा है, एआई काम कैसे कर रहा है, एलएलएम बन कैसे रहा है। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट की डिमांड एआई है, लेकिन सिर्फ एआई नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सही है, बात समझ में आ रही है। तो उस तरह अगर आप अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाओ और गवर्नर हाउस जाने लगो तो ये चीज सोच लेना कि एआई सिर्फ आपको जो है ना सब कुछ नहीं करके देने वाला। एआई के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट या तो आनी चाहिए या पूरा डेटा साइंस आपको आना चाहिए। सही है, ताकि आपको पता हो कि अगर मुझे उस एआई को यूज करते हुए डिफरेंट काम करवाने हो तो मुझे पता हो कि कैसे हो सकते हैं। वो डेटा साइंस कर सकता है। फुल स्टैक का काम होता है कि सिर्फ कम्युनिकेट करना फ्रंट एंड बैक एंड से। ठीक है, तो वो अगर वो करवा सकता है तो वो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं। तो ये दो चीजें हैं मार्केट में जो नजर आता है मुझे, गैप नजर आ रहा है लोगों के दरमियान। जो लोगों की सोच नजर आ रही है कि सिर्फ एआई बन जाते हैं और एआई इंजीनियर लिख के जो है ना चौड़े हो जाते हैं। लिंक्डइन पे लिखा हुआ है एआई इंजीनियर चौड़े, फुल जबरदस्त। तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आप अगर इंटरव्यू के लिए कहीं पे भी जा रहे हो या किसी को बताओगे तो सिर्फ एआई इंजीनियर बोलोगे। ठीक है, एक उसकी बात कर रहा हूँ जिसको नॉलेज है, सही है, उसकी बात नहीं कर रहा है रहते मेरे को। उसको तो तुम इंजीनियर नहीं बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा उसको तो इंजीनियर होता क्या है। ठीक है, तो आप पूरी नॉलेज लेके बैठो कि आपको पता हुआ पढ़ क्या लो और कर क्या लो। अगर सिर्फ आप उसकी ऊपर ऊपर चीजें पढ़ लोगे और बैकएंड की चीजें कैसे वर्किंग करें ये नहीं पता, फंसोगे। फंसोगे 100% फंसोगे। जिसको इंटरनेट के बारे में कुछ पहले नहीं पता था और वो जाके दुनिया को बोलता मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ, 6 सवाल कर लिया तो मैं इंटरनेट कैसे चलता सिर्फ ये बता रहा, तो वो डिफाइन भी नहीं कर सकता ना बता सकता था, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। उसने बोला यार हमें तो काम था एचटीएमएल सीएसएस पढ़ ली, हम गए वेबसाइट, चल वैसे ये नहीं चल गया हमारा, हमारा क्या लेना है इससे, बना रहा है उसको देखे उसको। समझ में आ रही बात, ये चीजें मैटर करती हैं। खैर, तो ये गिटहब है। ठीक है, तो गिटहब का क्या लेना देना है, रिलेशन है आपका, क्योंकि आप डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आए हो तो आपको ये चीज़ के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें सारा कोड रखा जाता है। सारा कोड किसका कोड भाई, सारी जितनी भी आज के दौर में वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन या नेटफ्लिक्स, सबका डाटा, सबकी जो भी चीजें हैं डेवलपमेंट है, सब कहाँ पे रखी गई है, गिटहब के ऊपर। ठीक है, तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारा डाटा आपका रखा हुआ है। अब कुछ कोड दिखाने वाले होते हैं, कुछ नहीं दिखाने वाले होते हैं, वो इसमें एक अलग ऑप्शन होता है कि आप उसको आप प्राइवेट भी कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अब कोड का मतलब ये है कि कोड सबके, कोड तो नॉर्मल सबका सेम ही होता है। सेम होने से मुराद ये है कि सबको बता दें काम कैसे कर रहे हैं चीजें। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो डेवलपर्स है उनको पता है कि इंस्टाग्राम कैसे काम कर रहा है, फेसबुक कैसे काम कर रहा है, Twitter काम कर रहा है। लेकिन सबका अपना एक एल्गोरिथम होता है क्योंकि वो सीक्रेट रखता है। सही है, मिसाल के तौर पर मैं एक बात करता हूँ, ये इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो कुछ चीजें आप वॉच करते हो, तो से रिकमेंडेशन शुरू हो जाती है आपके पास, ये चीज दिखानी है नहीं दिखानी, वही चीज आपको रिपीट में दिखाना शुरू कर देता है। सही है, ऐसा ही है ना। एक वीडियोस आप देखो, सही है, किसी भी चीज से रिलेटेड, फूड से देखो, देखो आपको खाने पीने की वीडियो देखो, 3-4 दफा आपको खाने पीने की वीडियो ज्यादा सजेस्ट होना शुरू हो जाती है। सही है, तो वो उसका एक एल्गोरिथम है, वर्किंग है कि भाई वो किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा काफी सारी चीजें, अभी आपके लिए बहुत टू अर्ली चीजें हैं ये सारी चीजें। ठीक है, यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, नेटफ्लिक्स कैसे चल रहा है, नेटफ्लिक्स कैसे इतना फास्ट है कि आप बिलियंस ऑफ यूजर्स पे बैठे होते हैं वो क्रैश नहीं करता। तो उसका पूरा एल्गोरिथम है। ठीक है, कुछ चीजें उन्होंने इंटरनेट पे रखी हुई है, कुछ नहीं रखी है, उन्होंने डिजाइन इंटरनेट पे रखा हुआ है कि भाई आप उसको ऐसे नहीं ऐसे करो, यूं करो करो काम बन जाएगा, लेकिन उसके पीछे का जो कोड है एल्गोरिथम है वो छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि उनका सीक्रेट रेसिपी है। हर किसी को दे देंगे तो हर नेटफ्लिक्स खड़ा करके बैठ जाएगा। सही है, ऐसा ही है ना। तो कुछ चीजें होती हैं बंदे की अपनी सीक्रेट होती हैं, कुछ जो है ना पब्लिकली होती हैं। तो गिटहब पे भी इसी तरह का ऑप्शन होता है आपके पास, कोड पब्लिक रखने का और प्राइवेट रखने का। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बात करी नेटफ्लिक्स की,
तो हम चले आते हैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटफ्लिक्स गिटहब, सही है। तो अभी नेटफ्लिक्स का आ जाएगा आपको। ये सारा नेटफ्लिक्स का कोड रखा हुआ है, वो किस पे काम कर रहा है, कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, कौन से पीपल हैं जो इस पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यानी कि जो इसमें डेवलपर्स हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, गो है और सी है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस है जिसको पूरा क्रिएट करके जो है नेटफ्लिक्स चलता है। ये सारे इसके जो है ना लोग हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने बनाई है। जिनका कितने हैं, जो टोटल 33 लोग हैं जो इस पर कॉन्ट्रीब्यूट अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बनाई होगी, वो होंगे कुछ ऐसे होंगे जो अभी एज अ डेवलपर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, इतना मैं नेटफ्लिक्स को देखा कितने से लोग चला रहे हैं, सिर्फ 33 लोग चला रहे हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट की बात करूँ, 33 लोगों की डेवलपमेंट बहुत छोटी है। सही है, आजकल तो बड़ी कंपनीज पाकिस्तान की भी देख लो तो उनमें भी कम से कम भी 50-100 लोग होते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो आप नेटफ्लिक्स के ही देख लो, सिर्फ 33 लोग हैं जो कि उसको पूरा मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। सही है, ये उनकी रिपोजिटरीज है। ठीक है, कुछ ये उन्होंने रखा है ना पॉपुलर रिपोजिटरीज। आप यहाँ पर चले जाओगे, आपके पास मल्टीपल्स आ जाएंगी। सही है, पाइथन आ रहा है, सी प्लस आ रहा है, ये सारी रिपोजिटरीज है। ठीक है, ये इसका कमेंट आ रहा है, कमेंट क्या होता है अभी हम देखेंगे। सही है, ये इसका क्या है, पॉप वगैरह है, फिर स्टार्स है, लाइसेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डीजीएस फ्रेमवर्क है इनका, जावा, ग्राफक्यूएल जावा, डीजीएस स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो ये सारी कहलाती हैं रिपोजिटरीज। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि हम लोग किस तरह गिटहब पे अकाउंट बनाते हैं और किस तरह रिपोजिटरी वगैरह क्रिएट होती है, चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सैटरडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो भाई छुट्टी नहीं करना। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने आज कॉल भी करनी थी लेकिन लेट हो गया था, मैंने ढंग से भी नहीं करी है। सही है, तो ये सारा गिटहब का कोड है, ये सब नेटफ्लिक्स का नहीं है, आपको और भी चीज़ों का मिल जाएगा। तो आप जितनी भी वेबसाइट है, सारा डाटा है, सब नेटफ्लिक्स पे बना होता है, सॉरी गिटहब पे होता है। गिटहब के अलावा हमारे पास गिट लैब भी होता है। सही है, तो गिट लैब भी एक चीज़ है, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, सही है, तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मेनली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है गिटहब। ठीक है, कहीं हो सकता है कहीं आप कंपनी में गिट लैब इस्तेमाल करना यूज़ होता हो, वहाँ पे कहीं गिटहब इस्तेमाल होता हो, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इनिशियली क्या है, गिटहब ही होता है। ठीक है, तो हम गिटहब पे स्टार्ट करेंगे वर्किंग, फिर देन इसकी तरफ हम मूव हो जाएंगे। सवाल किसी के कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सबको सब क्लियर है जी। हाँ, गिट गिट कमांड लाइन्स होती हैं। गिट डाउनलोड पे आप जाओगे तो ये गिट का लोगो होता है। सही है, ये गिट का लोगो है। ये कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट होता है। जैसे मैं फर्स्ट करूँ यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये टर्मिनल आ रहा है, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है क्लिक का, और ये गेट बैश लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बैश, तो ये बेसिकली गेट बैश, बैश का तो पता होगा सबको या नहीं, बैश किसी को पता है, एक दो बंदे, किसी को नहीं पता। लिनक्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिनक्स के लिए, लिनक्स का पता है, लिनक्स का भी नहीं पता। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे आपके पास विंडोज है, ठीक है, इसी तरह लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स, ये बड़ा सुनने में आपको आने वाला है मार्केट के अंदर, ओपन सोर्स ओपन सोर्स। ओपन सोर्स इसलिए क्योंकि ये के जो मुराद क्या है मैं आपको उसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये चीज़ ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि सबके लिए वो अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं कि वो उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन ऐड करके उस चीज़ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज करो मैंने आपको कहा कि नेटफ्लिक्स ओपन सोर्स है, तो अब आप नेटफ्लिक्स जो आपका एक्चुअल है वो तो है ही है,
फिर वो बोलता है कि आप उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करके उसको डिजाइन कर लो अपने हिसाब से। आप डेवलपर हो, आपने बोला ठीक है यार नेटफ्लिक्स के अंदर ये इश्यूज है, मैं काम करता हूँ उसको ऐसा नहीं ऐसे फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने फिक्स कर दिया उसको और फिर अपलोड कर दिया अपने पास किसी और नाम से, वहाँ नेटफ्लिक्स था, आपने उसको कुछ और कर दिया, एमफ्लिक्स कर दिया, सही है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी कर लो, सही है। तो ये चीज हो गई ओपन सोर्स, आपने उसी का कोड यूज किया और उसमें थोड़ी चेंजेस करके उसको चेंज करके नई जगह पर डिप्लॉय करके बैठा दिया, ये चीज कहलाती है ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी होती है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि भाई नेटफ्लिक्स वालों ने ओपन रखा हुआ है कि भाई आप आओ, आप उसमें आपको नजर आता है ये चीज प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसको फिक्स करो और आप उनको रिक्वेस्ट भेज दो कि भाई मैंने ये चीज फिक्स करके आपको भेज दी है, ये कहलाता है कंट्रीब्यूशन। और इसमें जो 33 पीपल है ना, ये वो लोग होंगे यकीनन इनमें से जो हो सकता है 5 या 6 लोग जिन्होंने सिर्फ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, कि उन्होंने क्या किया, बड़ी कंपनी में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, या तो कंपनी उनको हायर कर सकती है उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, या कुछ भी ना हो किसी और कंपनी में जाकर दिखा सकते हैं यार मेरा नेटफ्लिक्स में कंट्रीब्यूशन है। तो ये बड़ी चीज है क्या आपने इतनी बड़ी कंपनी का कोई बग फिक्स कर दिया, ठीक है, या कोई इश्यू उसका कोई था, या कोई आपने एडवांस फीचर उसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, या उसका एल्गोरिथम बहुत स्लो चल रहा था आपने उसको फास्ट कर दिया, तो ये आपने कंट्रीब्यूट करके उनको जो है ना भेज दी रिक्वेस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट करा और उन्होंने आपका कोड अपने जो एक्चुअल जो डाटा था ना उसमें मर्ज कर दिया। तो यानी कि अब आपने समझ लो एक बटन बनाया था, एक मिसाल में, सही बटन समझते हैं ना सर, एक रेड कलर का बटन था नेटफ्लिक्स पे, आपने उसे कलर किया ब्लू, सही है। अब आपने रिक्वेस्ट भेज दी उनको, उन्होंने एक्सेप्ट करी और उन्होंने अपने पास एक्सेप्ट करके मर्ज कर दी उसको, ठीक है, मर्ज करना कहते हैं कोड को। जब उन्होंने मर्ज कर दी, अब आप जब नेटफ्लिक्स पे जाओगे आपको वो कलर ब्लू नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोड उन्होंने मर्ज करके लाइव भी कर दिया, सही है। तो ये कहलाता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मैटर करता है आपकी जॉब के लिए, सही है, कि भाई और आपके स्किल सेट पे, जाहिर सी बात है हर किसी की जो है ना रिक्वेस्ट मर्ज नहीं होती। नेटफ्लिक्स में हो सकता है कोई दिन में 100 से ऊपर ज्यादा ही आती होंगी कि लोग कंट्रीब्यूट करते हो, लेकिन हर किसी का मर्ज नहीं कर रहा होगा, वो किसी एक दो लोगों का मर्ज करता होगा, सही है, कोड कि भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसने बात अच्छी करी है, चलो, या इसने ये चीज फिक्स करी है, इसको मर्ज कर देता है। तो आप जॉब पे जाओगे दिखा दोगे, सिर्फ इतना ही बोल दोगे ना मैं नेटफ्लिक्स में कंट्रीब्यूशन है, चलो भाई सैलरी कितने लोग डिस्कस करते हैं आ जाओ, ये वाला हिसाब किताब हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए मैटर करती हैं। और कोई सवाल? जी, लिनक्स किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो, बना लो, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने हिसाब से मैनेज करो, बहुत लाइट वेटेड है। विंडोज में से बहुत सारी चीजें आपके पास बिल्टन आती है ना, माइक्रोसॉफ्ट बिल्टन आ रहा है, ये चीज बिल्टन आ रही है, वो चीज बिल्टन आ रही है। लिनक्स पूरा जो है ना आपके सामने बिल्कुल क्लीन आता है, उसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। यार मैं एक बात करता हूँ, फेसबुक का जो वो था स्टैक था, लैम्प स्टैक था ना ये फेसबुक का, इसकी फुल फॉर्म उन्होंने डिफाइन करी। लिनक्स, सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है आपके पास अपाची, MySQL और PHP, ठीक है। तो फेसबुक जो डिजाइन हुआ था वो इस स्ट्रक्चर पे हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो लिनक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बस। इस तरह आप विंडो पे काम करो, मैंने विंडोज पे सिस्टम खोल के दिखाया था, इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स डेवलपमेंट के अंदर बहुत पॉपुलर है, हैकिंग के अंदर बहुत पॉपुलर है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत पॉपुलर है। तो इन जगहों पर लिनक्स आपका इस्तेमाल होता है, लाइट वेट होने की वजह से भी है, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से आप बना सकते हो कि भाई मुझे चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, भाई मैं चाह रहा हूँ इसमें पिन वाला पासवर्ड है ना, मैं फिंगरप्रिंट पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मिसाल दे रहा हूँ आपको सिर्फ कि ये लिनक्स को या फिर आप किस तरह डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है भाई। और कोई सवाल? वेबसाइट ओपन सोर्स नहीं होती, प्रोग्राम या कुछ बनाया होता है ना वो ओपन सोर्स होता है। जैसे मैं एक मिसाल दिखा देता हूँ आपको, ओपन सोर्स में क्या हो सकता है, देख लेते हैं। गूगल के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड्रॉयड है, कुबरनेटिव है, इस पर लोग जो है ना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। एंगुलर है, अपाची, Debian, Chrome, US, ये सारे ओपन सोर्स हैं।
यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपन सोर्स। गूगल पे अगर गिटहब पे आप ओपन सोर्स जो है ना टॉपिक डालोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे इसके क्या है, प्रोग्राम्स है। यहाँ पे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आप इस काबिल हो नहीं कि आप इसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सको। ठीक है, लेकिन जब आप बन जाओ तो आप ट्राई कर सकते हो। हैकाथॉन्स भी होते हैं इसके। हैकाथॉन्स का पता है? हैकाथॉन्स कंपटीशन होता है डेवलपर्स का। सही है, जिसमें वो उसमें कुछ चीज़ डेवलप करते हैं। ठीक है, और उसमें कंपटीशन होता है कि भाई ये जीतता है, वहाँ हिसाब किताब होता है। सिंपल सा एग्जाम कंपटीशन है। और कोई सवाल? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो की जगह। मैक होता है, आपको मैंने मैक भी सीखा होगा। जैसे एप्पल के अंदर जैसे आप लोग देखते हो ना सिस्टम इस्तेमाल होता है, iOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक मिनट रहो। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीदी बोल रहा हूँ, बोलो। फरीद से बोलो, फरीद से कॉल करो, उसको बोलो। हाँ हाँ, फरीद जो स्नैप है ना उसको कॉल करो। मैं जो ऑफिस है ना उसका फरीद बोल रहा हूँ, उसका ऑफिस में चला करता हूँ। ठीक है भाई। जी।